अगर हम किसी कंट्री के डेवलपमेंट की बात करें तो किसी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए सिर्फ इकोनॉमी ही नहीं होती। इवन लोगों का स्टेटस ही नहीं होता। इवन पॉवर्टी एलिविएशन ही नहीं होता। इवन बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं। ओके। इनमें से अगर आप स्पेस डेवलपमेंट की बात करें तो वो भी किसी ना किसी कंट्री के डेवलपमेंट के बारे में बताता है, उसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में बताता है। सो एक्चुअल में क्या है, इस साल की, अगर शुरुआत तो नहीं बोलूंगा लेकिन फिर भी इस साल की जो पहली जो सफलता जो एक्चुअल में इसरो को मिल रही है, तो वो सफलता एक्चुअल में क्या है जिसपे कल का करेंट अफेयर्स रहा है, जिसको लेकर मैं आज आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। और एक्चुअल में बात बताऊं तो अगर हम पूरे विश्व में, अगर हम विभिन्न कंट्रीज की बात करते हैं तो स्पोर्ट्स डेवलपमेंट में भारत का भी नाम ऊपर के 3-4 कंट्रीज में आता है। जिसके कारण, जिसका आप एक अच्छा खासा एग्जाम्पल ऑफ हमारा चंद्रयान, मंगलयान, एस्ट्रोसैट और आगे भविष्य में जाने वाला जो गगनयान आप देख रहे हैं। इसके अलावा आप आदित्य मिशन की बात कर रहे हैं, शुक्रयान की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है। दैट विल बी डेफिनेटली ग्रेट अचीवमेंट फॉर इसरो एंड इट इज रियली अ प्राउड मोमेंट फॉर वी ऑल इंडियंस। सो इसरो का ये पहला सक्सेसफुल लॉन्च जो 2022 का है वो क्या है, इस पे हम लोग बात करेंगे आज। जहां पर PSLV-C52 अभी कल ही लॉन्च हुआ है, जो आज मुझे आप वीडियो सुन रहे हैं कल के करंट अफेयर्स को लेकर, स्पेशली फॉर 2022। सो लेट अस स्टार्ट गाइस एंड connect with me for this all the current affairs of science and technology environment for your coming year of prelims examinations on this YouTube session. It's a lesson number 45, and here the topic of discussion is first successful launch of ISRO in this 2022. So before going to start this all the lectures, I would like to introduce myself. My name is Dr. Ravi Agrahi. I've done my PhD at Delhi, working as a director of Purvanchal IS for face-to-face classes at Gorakhpur. I'm taking your classes of science, tech, and environment. From the last 18 years, I'm teaching in this UPSC. 1,000+ selections already happen in these examinations, and 2 books I published. The one is on science and tech, and second is on environment. That is highly selling book in India. So this is a Telegram channel, guys, and here I'll advise to all of you, people directly go and download this all the entire PDF and save your time. अनअकैडमी पे जो मेरा प्रोफाइल है unacademy.com/@2010 पर मेरी क्लासेस आपको मिल जाएंगी प्लस की, इसके अलावा बहुत सारी स्पेशल क्लासेस भी। मेरा जो कोड है वो है रवि यूपीएससी। इस कोड को यूज जरूर कीजिएगा ड्यूरिंग ज्वाइनिंग एनी कोर्सेज, सो यू विल गेट 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। दिस द बेस्ट एजुकेटर ऑफ इंडिया दैट ऑल आर अवेलेबल एट वन प्लेटफॉर्म, अनअकैडमी, जो आपको लाइव क्लासेस लेते हुए दिख जाएगी। These all are highly experienced. You all people know very well. हर किसी को आप जानते हैं बेहतरीन तरीके से। तो दिस द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर ऑल ऑफ यू फॉर क्लासेस। इंटेंस फिल्म्स लीग यानी IPL की शुरुआत हो गई है। स्पेशली दोज पीपल आर स्टूडेंट्स आर वेरी सीरियस फॉर 2022। तो एक अच्छा ऑप्शन है, और ये 14 फरवरी से क्लास स्टार्ट हुई है। बहुत ही डेंस होकर क्लास चल रही है, बहुत ही मजेदार क्लासेस हो रही है, जहाँ पर बहुत सारे आपको एजुकेटर्स एक साथ आपको मिल जाएंगे इस IPL खेलते हुए और छक्के चौके मारते हुए। तो डोंट मिस दिस क्लासेस, all of you guys. So join us, and here you will get my science and technology classes here. So let us start with this today's lecture. Especially the topic is the ISRO's पहला successful launch vehicle. लॉन्च ऑफ 2022 का क्या है, चलिए बात करते हैं। कल का न्यूज क्या आया है? कल का न्यूज यही आया है कि इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, जिसको कहते हैं EOS-04, और उसके साथ 2 और छोटे छोटे सैटेलाइट्स लॉन्च कर दिए हैं, और जिसके लिए भारत ने जो है PSLV-C52 रॉकेट्स, या आप लॉन्च व्हीकल कह लीजिए, का यूज किया है। अमूमन रॉकेट टाइप के जो टर्म्स होते हैं वो डिफरेंट अदर नेशंस यूज करते हैं, हम जनरली लॉन्च व्हीकल टर्म का यूज करते हैं। अब ये ऐसा क्या है, ऐसा क्या अचीवमेंट इसमें होने वाला है, मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा, यूएस के बारे में अगर हम बात करें, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स के बारे में, तो बहुत ही खूबसूरत मिशन है ये। और ये एक्चुअल में जो EOS-4 सैटेलाइट्स है, इसे 529 किलोमीटर की हाइट पर रखा गया है। 529 की हाइट जो होती है वो लो अर्थ ऑर्बिट होती है, और जनरली ये जो ऑर्बिट होती है, लो अर्थ ऑर्बिट, ये आपको 50 किलोमीटर से लेकर तकरीबन 2000 किलोमीटर की डिस्टेंस तक आपको देखने को मिलती है। ओके, और जिस ऑर्बिट में हम इस सैटेलाइट्स को रखा है हमने, वो है सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट, या पोलर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। पोलर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट वैसा ही ऑर्बिट होता है जहां हर समय ऐसा लगता है कि सैटेलाइट सन का पीछा कर रहा है, जहां पर आपको आपको इमेजेस लेने में परफेक्ट इमेजेस आते हैं, और यहाँ पर किसी भी तरह का कोई एरर या कोई भी शैडो नहीं आता है।
ओके, और ये बहुत ही खूबसूरत है। आपको बताऊं, सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर किसी भी कंट्री का भी अगर आप इमेज देखते हैं तो कभी भी उसका शैडो नहीं आता है, क्योंकि हर टाइम जो सैटेलाइट होता है वो सन के सामने ही होता है। ओके, और यही उसकी इसकी खूबसूरती है दोस्त, इसीलिए सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट हम लोग यहाँ पर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को भेजते हैं। अब आपको बताऊं कि सबसे पहले इसमें हुआ क्या। हमने तीन तीन तो पूरे के पूरे सैटेलाइट इसमें जाते हैं, जिसमें एक सैटेलाइट जिसको अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 04 कहते हैं, उसे तो हमने अपने ऑर्बिट में लगा दिया। उसके बाद जो अन्य सैटेलाइट है, जिसमें एक इंस्पायर सैट की बात कर सकते हैं, एक इन INS-2D की बात कर सकते हैं, इसे हमने उसके बाद लगाया है। यानी एक ऑर्डर में टोटल 3 सैटेलाइट्स लगाए गए। बात करते हैं एक्चुअल में EOS 04, इंस्पायर सैट 1 और INS-2D, ये तीनों हैं क्या, जो हमने इसमें कुछ ऐसा करने की कोशिश की है। यूएस के बारे में बात करें, ES-04, तो इसका टोटल मास जो है वो 1710 किलोग्राम है। 10 साल के लिए काम करेगा और रडार इमेजिंग सैटेलाइट्स होगा। ओके, ये ध्यान रखिएगा, रडार इमेजिंग सैटेलाइट्स होगा, तो कहीं ना कहीं इमेजेस वगैरह को देखने की कोशिश करेगा। ओके, दूसरी चीज आपको बताऊं कि इसमें जो हाई क्वालिटी इमेजेस होंगे वो ऐसे इमेजेस होंगे जो हर वेदर की कंडीशन में पिक्चर्स और इमेजेस लेंगे। ओके, हर वेदर की कंडीशन में पिक्चर और इमेजेस लेने की क्षमता रखेंगे, क्योंकि काफी ऐसे सैटेलाइट्स होते हैं, इवन आप देखो तो उनके सिग्नल्स अगर वेदर्स अच्छे नहीं है तो आने बंद भी हो जाते हैं, लेकिन यहाँ तो और बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब बात है इससे फायदा क्या होने वाला है, तो हमारे एग्रीकल्चर में, हमारी फॉरेस्ट्री में, हमारे प्लांटेशंस में, सॉइल के मॉइस्चर को चेक करने में, हाइड्रोलॉजी में, और इवन फ्लड की मैपिंग करने में, कहीं ना कहीं फ्लड जैसा डिजास्टर भी हम इस अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट की मदद से ऑब्जर्व कर पाएंगे। दूसरा जो इसका पार्ट है जो सैटेलाइट्स पे जो गया है, दैट इज इंस्पायर सैट। इंस्पायर सैट को डेवलप किया है भारत के साथ एक और लैब है, जो कोलोराडो यूनिवर्सिटी के स्पेस फिजिक्स, एटमॉस्फेयर और स्पेस फिजिक्स एट यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर ने इनको बनाया है। ओके, तो भारत के साथ, भारत का कौन सा इंस्टीट्यूट के साथ पार्टिसिपेट किया, तो IIST। IIST का मतलब होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो वन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और दूसरा एटमॉस्फेरिक एंड स्पेस फिजिक्स एट यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर, इन्होंने इसको बनाया है। इसको ध्यान रखेगा मिलकर। इसमें टोटल पेलोड्स हैं। पेलोड्स वही होते हैं जो इंस्ट्रूमेंट डिवाइस होते हैं, जिनकी मदद से कोई सैटेलाइट अपने ऑर्बिट में लगकर फिर वहां से काम करता है। दो इनके नंबर्स हैं, और इनमें टोटल इसका जो मास है वो 8.1 किलोग्राम का है। इसका पूरा जीवन काल जो है वो 1 साल का है, जहां ये अपने कार्य को करेगा। अब बात होती है इसका एम क्या है, किस वजह से हमने एक्चुअल में इंस्पायर सैट 1 को इसके साथ भेजा है। अब बात करते हैं, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये आयनोस्फीयर को समझने की कोशिश करेगा। असल में आयनोस्फीयर होता क्या, ऐसी जगह होती है जो एक्चुअल में जब आप एटमॉस्फेयर में जाते हैं ऊपर की तरफ, तो लगभग 18,000 किलोमीटर की हाइट पर अर्थ के सरफेस से ये आयनोस्फीयर आपको देखने को मिलता है। आयनोस्फीयर एक ऐसी जगह होती है जहां पर आपको टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है। एटमॉस्फेयर में उस जगह पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है, और बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर है वहां पर जो आयन और चार्जेस होते हैं, मतलब ये कह लीजिए कि वहां पर आयन और चार्जेस होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं वहां पर आयनाइज हो जाते हैं, इसलिए उस एरिया को आयनोस्फीयर कहते हैं। आयनोस्फीयर के बारे में आपको बताऊं, आयनोस्फीयर की स्टडी करनी बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है आपको बताऊं, इसलिए जरूरी है क्योंकि आयनोस्फीयर्स में हमें एक एक्चुअल में एक क्वेश्चन लॉन्ग बैक अराउंड 2013 के आसपास पूछा गया कि देयर आर लॉट ऑफ आयंस एंड चार्जेस आर मूविंग इन द स्पेस विथ वेरी हाई स्पीड, okay, and sometime even they fall down to the earth surface, but what protect them on the earth surface and save the life of human being। यानी कहने का अभिप्राय है कि जो आयन और चार्जेस होते हैं वो ऊपर एटमॉस्फेयर में काफी तेजी से चल रहे होते हैं। यस है। और वो कभी कभी ये आयन वायन जो होते हैं वो अर्थ पे गिर भी पड़ते हैं। अर्थ पे ऐसा क्या है जो उस आयन से हमारी रक्षा करता है, जिससे हम लोगों में किसी तरह का नुकसान नहीं होता है। तो उसका आंसर था कि अर्थ पे उपस्थित जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, ओके, वो उसे डाइवर्ट कर देता है किधर की तरफ, पोल की तरफ। इसलिए जो 60 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ का जो एरिया होता है जहाँ ह्यूमन रहता है, वो पूरी तरह से सुरक्षित रहता है। तो वो अनसर्टेनिटी, वो आयनोस्फीयर, तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन से पूछा भी जा चुका है आयनोस्फीयर वगैरह से जुड़े हुए आयंस और चार्जेस को लेकर। तो ये आयन और चार्जेस की जो डायनेमिज्म है एक्चुअल में ये क्या है, ये यहाँ हम समझने की कोशिश करने वाले हैं। ओके, अपार्ट ऑफ एक बात और बताऊं कि हम कोशिश ये करने वाले हैं कि जो सन का जो करोनल हीटिंग प्रोसेस होता है वो कैसे होता है, क्योंकि उसके बारे में भी आज तक समझ नहीं आया है। काफी हद तक हम आदित्य मिशन में भी कुछ ऐसा करने वाले हैं। तो यहाँ पे ये जो आप इंस्पायर साइड देख रहे हैं वो आपको सन के करोनल स्टडी की करने वाला है। ओके, सन का करोनल स्टडी भी आपको करने वाला है, ये ध्यान रखेगा।
और ये सन के करोने का जो टेम्परेचर होता है ना 6000 केल्विन के आसपास, जो आपको मिसलेनियस सा देखने को मिलता है इन कंपेरिजन टू अदर सरफेस ऑफ पार्ट ऑफ द सन। तो ये मिसलेनियस टेम्परेचर कहाँ से आ जाता है, ये सारी चीजें हम इसमें देखने की कोशिश करने वाले हैं। एक तीसरा सैटेलाइट जो उसके साथ है गया है जिसका नाम है INS-2D। INS-2D है क्या आपको बताऊं तो एक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन सैटेलाइट है जिसके बेसिस पर भारत बहुत कुछ आगे करने वाला है। टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन टर्म एक्चुअल में उन सैटेलाइट्स के लिए प्रयोग होता है जिसके बेसिस पर हम कुछ छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं, और इन्हीं छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट्स के बेस पे आगे भविष्य में हम बड़े लेवल पर एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करते हैं। ये TD कहलाता है, टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर। वहीं दूसरी तरफ बताऊं तो ये एक प्रिकर्सर है जो इंडिया भूटान ज्वाइंट सैटेलाइट है, तो कहीं ना कहीं उसके कार्य को और आगे बढ़ाने की कोशिश है। ओके, तो इंडिया भूटान ज्वाइंट सैटेलाइट्स INS-2B जो आप जानते हैं, ओके, इसका एक प्रिकर्सर भी है, उसको और ज्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। जो ये सैटेलाइट्स उसे कार्य को और अच्छा करेगा, उसमें मदद करेगा, ऐसे कह लो आप INS-2D। ओके, अब बढ़ते हैं INS-2D के बारे में, इसका फीचर। INS-2D के बारे में कुछ फैक्चुअल डेटा देख लें तो आपको बता दूं इसका जो मास है 17.5 kg है, टोटल मिशन की लाइफ है 6 मंथ है। इसमें थर्मल इमेजिंग कैमरा लगा हो। थर्मल इमेजिंग कैमरे के साथ सबसे खूबसूरत ये होता है कि ये क्या करता है कि जो लैंड सरफेस टेम्परेचर होता है उसको आसानी से एक्सेस कर लेता है। इसके अलावा वाटर सरफेस टेम्परेचर और वेटलैंड लेक्स को भी आइडेंटिफाई करता है। इवन थर्मल इनर्शिया जो डे और नाइट्स में आते हैं सारे के सारे फीचर्स को आइडेंटिफाई कर लेता है। ओके, तो थर्मल इमेजिंग की वजह से ये थर्मल इमेजेस लेकर, ओके, थर्मल इमेजिंग का मतलब थर्मल जो फीचर्स है उनको आइडेंटिफाई कर अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर पर डिफरेंट तरह की जगहों पर टेम्परेचर वगैरह को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है। PSLV C-52 जो वो लॉन्च व्हीकल है जिसकी मदद से ये पूरा का पूरा मिशन सक्सेसफुल हुआ है, जो ये 3 सैटेलाइट्स गए हैं। ये पूरा PSLV की कैटेगरी का हम देखें तो 54th फ्लाइट था। और एक्चुअल में PSLV के कई वेरिएंट्स हैं, कई किस्में हैं। उसमें से जो PSLV एक्सेल वेरिएंट है उस वेरिएंट का ये 23rd मिशन है। तो ओवरऑल PSLV का 54th फ्लाइट है और PSLV एक्सेल वेरिएंट का ये 23rd मिशन है। अब आपको बताते हैं एक्चुअल में PSLV है क्या, जिसकी पूरी की पूरी कहानी एक्चुअल में पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो कहीं ना कहीं PSLV पर ही कॉन्सेंट्रेट है, जो कि PSLV की सफलता है जो यहाँ पर भारत इस साल की शुरुआत में कर रहा है। एक्चुअल में हम बताएं तो एक्चुअल में भारत के जो लॉन्च व्हीकल्स हैं वो 4 जनरेशन के लॉन्च व्हीकल माने जाते हैं। फर्स्ट जनरेशन के लॉन्च व्हीकल जिसे हम SLV कहते हैं, सेकंड जनरेशन के लॉन्च व्हीकल जिसे आप ASLV कहते हैं, थर्ड जनरेशन का लॉन्च व्हीकल जिसे आप PSLV कहते हैं, और फोर्थ जनरेशन का लॉन्च व्हीकल जिसे आप GSLV कहते हैं। तो ये किस जनरेशन का लॉन्च व्हीकल हो गया? थर्ड जनरेशन का लॉन्च। वो अगर अलग बात है कि आज SLV ASLV यूज में नहीं आ रहा है, भारत सिर्फ और सिर्फ PSLV और GSLV का यूज कर रहा है। ओके, अब आपको बताऊं कि PSLV जो थर्ड जनरेशन लॉन्च व्हीकल है वो एक्चुअल में उसकी जो क्षमता होती है 1750 किलोग्राम ऑफ पेलोड को सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में ले जाना, जहां पर हाइट लगभग 600 किलोमीटर की होती है। तो ये PSLV की एक क्वालिटी आपको बता रहा हूँ, उसकी गुणवत्ता क्या है, कितने किलोग्राम के पेलोड को, है ना, कहाँ ले जाना है, कितनी हाइट पर, तो एक ये फीचर है जो कि PSLV का है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि पहला इंडियन लॉन्च व्हीकल है जो जो इवन लॉन्च, अगर हम PSLV की बात करें तो वो लिक्विड स्टेज के प्रोपेलेंट को लेकर जाता है। ओके, लिक्विड स्टेज के प्रोपेलेंट को लेकर जाता है। ओके, अगर आप देखिए, एक बात मैं बता रहा हूँ, PSLV तो वैसे आपको बताऊं तो जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस में भी उपग्रह लगाया है। जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी में भी इसने उपग्रह लगाया है। अगर आप जानते हैं तो आपने सुना होगा जो INSS की जो 7 सैटेलाइट है, INSS वही जो भारत का रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। ओके, सो इसमें जो 7 सैटेलाइट्स लगाए गए हैं वो सारे के सारे PSLV की मदद से गए हैं। इवन जो हमारा चंद्रयान 1 मिशन गया है, आप जानते होंगे PSLV, वहां भी C11 यूज हुआ है, C11। आपने अगर मंगलयान मिशन सुना होगा तो वहां भी आपने सुना होगा कि मंगलयान मिशन में भी हमने PSLV C25 का यूज किया है। ठीक है, तो हर जगह आप देखो PSLV जिसको हम लोग द वर्क हॉर्स ऑफ इसरो के नाम से जानते हैं, तो ये बात गलत नहीं है PSLV को कहना, क्योंकि PSLV ने बहुत बहुत काबिल तारीफ की है, काबिल तारीफ है। एक बात और बताऊं कि एक्चुअल में जो लॉन्च व्हीकल्स होते हैं उनमें प्रोपेलेंट्स यूज होते हैं। प्रोपेलेंट्स वही होते हैं जो फ्यूल और ऑक्सीडाइजर होते हैं जिनकी मदद से लॉन्च व्हीकल सैटेलाइट्स को ऊपर लेकर जाते हैं, है ना। फ्यूल और ऑक्सीडाइजर को मिलाकर हम कहते हैं प्रोपेलेंट्स। पहली बार ऐसा हुआ है क्योंकि SLV ASLV में अगर हम बात करें तो SLV जो था वो 4 स्टेज का लॉन्च व्हीकल था, ASLV जो था वो 5 स्टेज का लॉन्च व्हीकल था। इसके सारे स्टेज में सॉलिड और सॉलिड नेचर के प्रोपेलेंट थे, ASLV में भी सारे के सारे सॉलिड नेचर के प्रोपेलेंट थे। प्रोपेलेंट फिर मैं बताता हूँ, प्रोपेलेंट का मतलब होता है फ्यूल प्लस ऑक्सीडाइजर।
फ्यूल जो जलता है और ऑक्सीजन के कंपाउंड उसको जलाने के लिए जरूरी होते हैं। आप सबको पता होगा कि अर्थ पे फ्यूल को जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती अलग से देने के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे इर्द गिर्द घूम रहा होता है, हर जगह होता है। लेकिन जब आप ऊपर स्पेस में जाते हैं दोस्त, तो ऊपर ऑक्सीजन नहीं होता है, तो एक्स्ट्रा ऑक्सीडाइजर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर हम लोग प्रोपेलेंट नाम का शब्द यूज करते हैं। दूसरी चीज, पीएसएलवी एक्चुअल में देखो तो ये भी 4 स्टेज का लॉन्च व्हीकल है, लेकिन यहाँ पर पहले स्टेज में सॉलिड होता है, दूसरे स्टेज में लिक्विड होता है, तीसरे स्टेज में सॉलिड होता है, चौथे स्टेज में लिक्विड होता है। यानी पहली बार यहाँ पर लिक्विड स्टेज के प्रोपेलेंट्स का यूज प्रारंभ हुआ है। वही बात मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब आपको बताऊं कि पीएसएलवी की किस्में कितनी हैं, तो करीब 5 किस्में हैं पीएसएलवी की, 5 डिफरेंट डिफरेंट टाइप में, जिसमें से पीएसएलवी एक्सेल जो वेरिएंट है वो हमने यहाँ पर यूज किया है। सुनने में आ रहा है जो भारत का आदित्य मिशन होगा, वो भारत का आदित्य मिशन भी पीएसएलवी एक्सेल की मदद से ही भेजा जाएगा। इवन जो हमने चंद्रयान 1 भेजा है, उस केसेस में भी हम लोगों ने पीएसएलवी एक्सेल वाले ही रॉकेट का यूज किया है। ओके, पीएसएलवी जी, पीएसएलवी सीए, पीएसएलवी एक्सेल, पीएसएलवी डीएल, पीएस, ये बहुत सारे हैं। पीएसएलवी के टोटल 5 वेरिएंट हैं। ये सारे वेरिएंट्स किस बेसिस पे पता है? अपनी भार की क्षमता के हिसाब से, कितना वो मास ले जा सकते हैं, दूरी के हिसाब से कितनी दूरी में ले जा सकते हैं, और इसी हिसाब से उनकी सारी की सारी जो क्वालिटीज होती है, परफॉर्मेंस होता है, वो अलग अलग होता है। अब बात करते हैं पीएसएलवी एक्सेल के बारे में। दो तीन चीजें और आपको कुछ फैक्चुअल डेटा देता हूँ। ये 4 स्टेज का होता है, मैंने अभी बोला है। पहले स्टेज जो होता है सॉलिड होता है, दूसरा जो होता है लिक्विड होता है, तीसरा जो होता है सॉलिड होता है, और चौथा जो होता है लिक्विड होता है। टोटल हाइट जो होती है पीएसएलवी एक्सेल की 44 मीटर है। और इसका जो लिफ्ट ऑफ वेट वैसे ज्यादा सही टर्म नहीं होता, ज्यादा सही टर्म दोस्त वैसे मास होता है। ओके, क्यों मास होता है? क्योंकि ऊपर जाते समय जी की वैल्यू बदल रही होती है। कहीं कहीं अगर वेट लिख दिया जाए तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन कंसेप्चुअली याद रखेंगे कि मास इज द करेक्ट टर्म। ठीक है, यहाँ देखिए, फर्स्ट स्टेज में सॉलिड यूज करते हैं, सेकंड स्टेज में लिक्विड यूज करते हैं, थर्ड स्टेज में सॉलिड यूज करते हैं, फोर्थ स्टेज में लिक्विड यूज करते हैं। कौन सा सॉलिड प्रोपेलेंट है? लिखा हुआ है एचटीपीबी, हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन। कौन सा लिक्विड होता है? अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्रोजन। सॉलिड फिर भाई एसटीपीबी आ जाता है। फोर्थ स्टेज में आप मोनोमेथाइल हाइड्रोजन यूज करते हैं। भाई ये मिलाकर आपके सारे की सारी चीजें यूज में लाई जाती हैं। और आपको बता दूं कि ऑक्सीडाइजर कौन सा यूज करते हैं, तो मैंने आपको अलग से रखा है नाइट्रोजन टेट्रोक्साइड। अगर आपने एक मूवी देखी होगी धूम, धूम 1, जॉन अब्राहम की एक बाइक होती है और जॉन अब्राहम उसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड भरता हुआ दिखता है अपनी बाइक में। वो एक चोर होता है उस मूवी में। तो यानी कहने का मतलब है कि उस मूवी में जॉन अब्राहम ने एक्चुअल में क्या यूज किया, आपको समझ में आ गया होगा। रॉकेट प्रोपेलेंट यूज किया है। और प्रोपेलेंट क्या होता है मैंने आपको बता ही दिया। फ्यूल और ऑक्सीडाइजर के कंपाउंड को हम क्या कहते हैं मिलाकर? वी आर कॉलिंग देम एज अ प्रोपेलेंट। ओके, तो ये पूरा का पूरा जो लॉजिक था, जो करंट अफेयर्स था, पीएसएलवी C52 से जोड़कर जितने भी क्वेश्चंस हो सकते थे, स्टैटिक और करंट अफेयर जैसा जिस हिसाब से एक बैलेंस होता है आपके क्वेश्चन पेपर में, आई हैव डिस्कस एंटायर थिंग। ये क्वेश्चन है जो आप बिल्कुल मेरे साथ लगाने की कोशिश करेंगे। और प्रैक्टिस क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ES4 इज ट्रू, जिसका आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे। It is the Earth observation technology placed into an intended sun synchronous polar orbit of 529 किलोमीटर altitudes. दूसरा कह रहा है कि it is launched by using PSLV C52 of DL variant. It will be used for telecommunication, dish TV, etc. services. और इनमें से none of the above, तो कौन सा स्टेटमेंट सही है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। बाकी इस पीडीएफ को आप टेलीग्राम चैनल से ले लें, सेव योर टाइम। लिखने की जरूरत नहीं है। अनअकैडमी पर मेरी जो क्लासेस है academy.com/रवि PA 2010 पर आपको मिल जाती हैं। मेरा जो यूज कोड है रवि यूपीएससी है, काइंडली यूज इट। अनअकैडमी पर जो जितने भी स्टूडेंट्स दे आर सीरियस, आपको 16 फरवरी तक वैलिडिटी दी जाती है। इवन मेरे एजुकेटर कोड के साथ आप यूज करते हैं तो 50% आपको ये कोर्स मिल जाता है, जो है यूए लाइट के नाम से, जहाँ आपको सारी की सारी टेस्ट सीरीजेस दी जाती हैं प्रीलिम्स के लिए। इवन जनरल स्टडीज और सीसैट सारी ही चीजें कवर हो जाती है। 6 मंथ और 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन आपको दिया जाता है। इट्स वेरी नॉमिनल प्राइजेस गाइस। यहाँ पर इस टेस्ट सीरीज की खासियत क्या है कि टॉप मोस्ट एजुकेटर्स जो होते हैं, जो आपकी क्लासेस वगैरह लेते हैं, उन्होंने ही एमसीक्यूज तैयार किया है। और पूरी तरह से जो सिविल सर्विस एग्जाम्स के लिए आपको बताऊं, यहाँ पर आपकी पूरी की पूरी एसएमएस के थ्रू आपके सारे रिपोर्ट्स कार्ड आ जाते हैं। यहाँ पे आपके पूरे क्वेरीज और कंफ्यूजन जो है वो दूर करने की कोशिश की जाती है। और दूसरी चीज यहाँ पर सबसे बड़ी चीज यह है कि आपको ऑल इंडिया रैंकिंग भी मिल जाती है, तो यू कैन आइडेंटिफाई आप कहाँ स्टैंड करते हैं। अनअकैडमी पर एक न्यू कॉम्बो वीक चल रहा है, जहाँ पे 22% आपको फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है। और मेरा कोड यानी रवि यूपीएससी आप यूज करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 10% और छूट दे दी जाती है। 18 मंथ
कॉप प्लस कॉम्बो 18 का आइकॉनिक कॉम्बो आपको मिल जाता है, यानी 1 साल के साथ अब आपको 18 महीने, 12 महीने की जगह 18 महीने। और इस फीस में भी अगर आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए ये रवि यूपीएससी कोड पर जा सकते हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन इज द बेस्ट सब्सक्रिप्शन, मैं आपको हमेशा बोलूंगा, क्योंकि इसमें एक मेंटरशिप मिलती है। मैं बार बार कहता हूँ कि हमारे घरों में कई कई बार ऐसे होते हैं कि कोई बताने वाला नहीं होता कि प्रिपरेशन कैसी करनी होती है, तो इट इज द बेस्ट कि आपको यहाँ पर एक स्ट्रैटेजी और प्लानिंग आपको मेंटरशिप की मदद से मिल जाती है। यूपीएससी सीएससी कॉम्बैट जो है वो अगला जो है वो आपको नेक्स्ट आपको मिल जाएगा नेक्स्ट संडे मीन्स नेक्स्ट संडे आफ्टर 13, अब जो अगला आने वाला है, दैट यू विल गेट इट आई थिंक 20th फरवरी। अब नाउ यू विल गेट इट ऑन 20th फरवरी 11 बजे। फाइन, इनरोल करने के लिए रवि यूपीएससी कोड। इवन ये एक फन है दोस्त, मैं तो आपको बोलूंगा कि पीपल शुड कम ऑन एवरी संडे टू ज्वाइन इट। जनरली ये टेस्ट आपके 11 बजे ही होते हैं। बहुत सारे गैजेट्स भी आपको मिलते हैं प्राइजेस के साथ में। अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। जो भी आपको लेने हैं, या तो प्लस या आइकॉनिक, और इसको ज्वाइन करते समय रवि यूपीएससी का कोड यूज करने पे जो भी आप फीस देख रहे हो उसमें आपको एक्स्ट्रा 10% मिल जाता है। आइदर यू आर गोइंग फॉर जनरल स्टडीज सब्सक्रिप्शन या यू आर गोइंग फॉर ऑप्शनल कोर्सेस। अनअकैडमी पर आपको लोन फैसिलिटी भी दी जाती है। ये लोन फैसिलिटी भी आपको दी जाती है अनअकैडमी पे। तो यहाँ पर आपको 0% इंटरेस्ट रेट पर आपको लोन मिल जाता है। अगर यू हैव अ फाइनेंशियल क्रंच तो ये भी फायदा हो जाता है। लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम भी है, आपको मेंटर के साथ आपको जुड़ने का एक अच्छा खासा मौका मिलता है। 1-to-1 इंटरेक्शन, आपके डाउट क्लियर कर दिए जाते हैं। फ्री मेगा टेस्ट सीरीज हैं जो यूपीएससी सीएससी के लिए आपको मिल जाते हैं। हिंदू की क्विज और यूपीएससी सीएससी सीसैट प्रैक्टिस आपको मिल जाता है। 15 क्वेश्चन 15 मिनट्स में देकर, हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में। डिफरेंट फैकल्टीज दे आर टेकिंग योर क्लासेस एंड ऑल। अनअकैडमी पर मेरे साइंस टेक एंड एनवायरमेंटल कोर्सेज चल रहे हैं, लगातार चल रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लगभग 30 to 35 क्वेश्चन आपके पेपर में यहीं से आते हैं। मेरे प्लस की क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। एक सेशन साइंस टेक का हो चुका है, अगला सेशन एनवायरमेंट का स्टार्ट हो रहा है। तो कंप्रिहेंसिव कोर्स यहाँ पे पूरा का पूरा आप कर सकते हैं। मेरा कोड है, ज्वाइन करते समय WPSC इसको यूज करेंगे। अगला जो बैच है वो 16 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, यूपीएससी सीएससी का बैच। यहाँ पर आपको बाइलिंगुअल इंग्लिश हिंदी सारे ही मीडियम में मिल जाते हैं। 20 जीएस बुक भी आपको मिल जाती है। और ये आपका लास्ट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूं, यहाँ पर 2022 का प्रीलिम्स बूस्टर बैच कोर्स स्टार्ट हो गया है। प्लस 2 इयर्स का बैच कोर्स भी है जो आपको मिल रहा है। बाइलिंगुअल इंग्लिश हिंदी हर जगह पे यहाँ पे मैं आपको साइंस टेक एनवायरमेंट वगैरह की क्लास लेते हुए मिल जाऊंगा। बैच अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, इसको आप ज्वाइन कर लें। इसमें भी आपको एक अच्छा प्रिपरेशन हो जाता है। अंत में चलते दोस्त, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसके पीडीएफ को आप टेलीग्राम ग्रुप से जाकर ले लें। अगले लेक्चर में आपके साथ फिर मुलाकात होती है किसी नए टॉपिक के साथ, किसी एवरग्रीन और किसी करंट अफेयर्स के टॉपिक के साथ मिलकर मैं फिर आपके साथ डिस्कशन करूंगा। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। बाय, टेक केयर।